नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो है बेसिकली ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट के रिगार्डिंग। क्योंकि हमारे पास एक पेशेंट थे मध्य प्रदेश के, उनकी जो बेसिक दिक्कत आ रही थी वो बेसिक दिक्कत आ रही थी मोटिलिटी की। और उनके स्पर्म काउंट उस टाइम भी सही थे, 70 मिलियन स्पर्म काउंट थे, बट कहीं ना कहीं उनको जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी मोटिलिटी की। उनकी एक्टिव मोटिलिटी 30% नहीं थी और जो एक्चुअल होनी चाहिए वो 40% से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी 40% से ऊपर मोटिलिटी नहीं है तो इट मीन्स कि आपको कंसीव करने में दिक्कत आएगी। और कंसीव करने में इसलिए भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि एक्टिव मोटिलिटी अगर हमारी ज़्यादा होती है तो हमारे ज़्यादा के ज़्यादा स्पर्म आगे की तरफ जाते हैं और कंसीव करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर हम इजैकुलेट करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में 10 सेंटीमीटर का एक ट्रैवल टाइम पीरियड होता है जिनको उनको ट्रैवल करना होता है 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर एक्टिव स्पर्म जाएंगे तो आराम से कंसीव हो जाएंगे, और अगर एक्टिव नहीं पहुंच पाते तो कंसीव होने में दिक्कत आती है। अगर यहीं पे अगर हम केस देखते हैं कि मोटिलिटी कैसे आपको कंसीव करने में हेल्प करती है तो उसके बारे में समझते हैं। अगर आपकी मान लीजिए एक्टिव मोटिलिटी 60% के नियर बाय है तो आपकी बाकी की मोटिलिटी परसेंटेज क्या निकलती है? 40%। एक तरीके से सपोज है, मान लेते हैं हम 60% क्या होगा एक्चुअल मोटिलिटी से, स्लगिश और नॉन मोटाइल से ज़्यादा है 60% के नियर बाय, तो वो क्या करती है, ज़्यादा कंटेंट में ज़्यादा एक्टिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म आगे की तरफ जा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आपकी मोटिलिटी 40% से नीचे होती है तो आपकी बाकी के स्पर्म, चाहे उसमें स्लगिश मोटिलिटी, स्लगिश माने कि आलसी मोटिलिटी और समझ लीजिए कि दूसरी इमोटाइल अगर ज़्यादा है तो वो आपकी एक्टिव मोटिलिटी का रास्ता रोक लेते हैं। रास्ता कैसे, मतलब एक बारी आपने इजैकुलेट किया तो आपके सारे इजैकुलेशन में 60% नॉन मोटाइल स्पर्म है, मतलब 60% मतलब स्लगिश और नॉन मोटाइल स्पर्म है, और आपके बाकी बचे हुए 40% जो हैं वो एक्टिव मोटिलिटी है। तो अब क्या होता है केस में कि 40 में से हम एक रेशो लगा लेते हैं 50% की रेशो, जिसमें कि वो निकल पाएंगे, वो पहुंच पाएंगे 10 सेंटीमीटर का ट्रैवल करके एग की तरफ टूवर्ड्स एग, और जाके पेनिट्रेट करके आपको एज इन बर्थ एम्ब्रियो बना सकते हैं। बट वहीं पर अगर हम केस देखें कि जिनकी मोटिलिटी 30% है और 70% इमोटाइल या स्लगिश में है, तो वो क्या करेंगे, 70% वाली मोटिलिटी आपके 30% की मोटिलिटी का रास्ता रोक लेगी। कि अगर वो एक्टिव भी हैं, जा भी रहे हैं, तो बाकी के स्पर्म जो इमोटाइल हैं, स्लगिश, आलसी हैं, वो उनका रास्ता ब्रेक करेंगे। जब रास्ता ब्रेक करेंगे तो वो पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा आपके एग में जाकर, और वहीं पर वो कंसीव ना के बराबर, या जिसको कहते हैं कि चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहीं पे हमने वो केस देखा था जहाँ पर 70 मिलियन स्पर्म काउंट तो था, बट उसके साथ उनकी मोटिलिटी 30% थी, और 30% मोटिलिटी में कंसीव करना एज इन टफ हो जाता है। वहीं पर हमने उनको मेडिकेशन के साथ कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए दी, और उसके साथ उनका थोड़ा बहुत डाइट रिफॉर्म किया। बट इस पेशेंट में एक दिक्कत स्टार्टिंग से ही थी। इनको क्या दिक्कत थी, इनको कोलाइटिस था। तो हमने सबसे पहले इनका कोलाइटिस का ट्रीटमेंट किया, और कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको हमने अपना जो ओलिगोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट होता है वो दिया, जिसकी वजह से आज उनकी जो स्पर्म काउंट है वो 105 मिलियन स्पर्म काउंट है। साथ में उनकी जो मोटिलिटी है वो नियर बाय 60% है, और इसके साथ साथ उनकी जो एक्टिव मोटिलिटी है वो भी बेटर हुई है। तो अगर हम ये चीज़ें देख रहे हैं तो इसमें आज की रिपोर्ट के हिसाब से उनका कंसीव करने का रेशो एज इन ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस वजह से ये जो मोटिलिटी है वो बहुत डिपेंड करती है आपके एक नॉर्मल कंसीव करने में। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओलिगोस्पर्मिया है, कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि आप पेशेंट एज इन हो, 2-4 डॉक्टर से मिल चुके हो, आपने एलोपैथिक के जिंक के कैप्सूल्स, साथ में प्रोटीन के डेरिवेटिव्स, या एज सच आपने कुछ सप्लीमेंटेशन पहले से ले चुके हो और आपको लगता है कि इससे कुछ काम बनता नहीं है, तो वहाँ पर शायद मे बी आप गलत हो। क्योंकि आयुर्वेद में आज से कई साल पहले से फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट मिल रहा था और अभी भी मिल रहा है। हम बस उसकी तरफ जाते नहीं हैं, या शायद घबरा जाते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि इनसे क्या होगा, जड़ी बूटियाँ तो हैं। बट एक्चुअली फैक्ट बोलूँगा कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट आराम से है। आपको 3 महीने का वेट नहीं करना पड़ता, आपको सिंपल 1 महीने का वेट करना पड़ता है। उसके बाद जब आप 1 महीने बाद अपना सीमेन एनालिसिस का टेस्ट करवाते हैं, उसी में ही आपको अपनी पुरानी और नई रिपोर्ट में कंपेयर पता चल जाता है, कितना एक्स्ट्रा, कितना एड ऑन, कितनी चीज़ें डिफरेंट हुई हैं। वो सारी चीज़ें आपको अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में मेंशन या दिख जाती है।
तो ये आज रिपोर्ट जो मैं शेयर कर रहा हूँ सिर्फ ओलिगोस्पर्मिया की, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे ओलिगोस्पर्मिया के रिगार्डिंग, कुछ बना दो, कुछ डाइट बना दो, कुछ बना दो। बट मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे पेशेंट ओलिगोस्पर्मिया में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि एक ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट दूसरे से अलग कैसे है, तो हम पीछे की हिस्ट्री जानते हैं, समझते हैं कि अगर कभी उनका लीवर की LFT की रिपोर्ट, कभी उनकी SGPT SGOT भी मैटर करता है, उनकी स्पर्म की काउंट पे, स्पर्म काउंट पे, मोटिलिटी पे, और इसके साथ साथ जो वेजिटेरियन है वो हमेशा ध्यान नहीं रखते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हम बोलते हैं सिंपली भाषा में कि अगर वेजिटेरियन हो तो आपको विटामिन D और B12 हमेशा कम मिलेगा। तो हम ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग अलग हर पेशेंट में देखते हैं कि उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, उनकी डाइट फॉर्मेट क्या है, और इसके साथ उनको कभी हिस्ट्री तो नहीं रही है, कभी टीबी की दिक्कत तो नहीं रही है, टीबी की दिक्कत में कभी उनके एंटीबायोटिक्स इतने तो नहीं चले कि जिसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट लो हो गया हो, या मे बी शायद उनको और कोई प्रॉब्लम रही हो, मे बी कभी फीवर आया हो, फीवर के बाद एकदम से दिक्कत बढ़ी हो। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग ओलिगोस्पर्मिया में इफ़ेक्ट करती हैं। और अगर आप ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है या कुछ आपको लगता है कि ठीक कैसे करें, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके साथ आप अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ओलिगोस्पर्मिया को रिकवर करना एज इन सबसे इजी पार्ट होता है। वो इसलिए इजी पार्ट होता है क्योंकि वहाँ पर हम जल्दी से उसको रिकवरी स्टेजेस पे ले आते हैं। अगर देखा जाए, अगर हम एक वेरिकोसील के पेशेंट को हम ओलिगोस्पर्मिया का एज इन ट्रीटमेंट दे, तो वो एज इन जल्दी रिकवर होगा, क्योंकि उसको कंसीव करना इजी हो जाएगा। वहीं पर अगर हम एक नॉर्मल ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट देखें तो उसके पीछे में हिस्ट्री लगती है, हिस्ट्री की, जैसे कि क्या रहा, क्या नहीं रहा, क्या उसको पहले क्या हिस्ट्री थी, तो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होकर कुछ ना कुछ डायग्नोज बनता है। उसके बाद एक ट्रीटमेंट दिया जाता है जो ओलिगोस्पर्मिया से रिकवर करवा सकता है। और माइंड में कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल कीजिए। और साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।